हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू करेंट बुद्धि। करंट बुद्धि की इस वीडियो के थ्रू हम मॉडर्न हिस्ट्री के एसएससी CHSL 2022 में आए हुए क्वेश्चंस को थॉरोली डिस्कस करेंगे। स्क्रीन पर लिखी हुई लैंग्वेज बाइलिंगुअल होगी, लेकिन मैं इसे आप तक हिंदी में लेकर आऊंगी। मेरा नाम है वारुणी शुक्ला। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। देयर इज वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर अस। किस वर्ष महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किया था? यानी कि वो आपसे खेड़ा सत्याग्रह का ईयर पूछ रहे हैं। 1918 1918 में खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया गया था। अच्छा, क्यों किया गया था 1918 में ये खेड़ा सत्याग्रह? कर नहीं आंदोलन था एक तरीके का। ठीक है, कर नहीं आंदोलन। जब भी कर की दरों को बड़ा किया जाता था तो गांधी जी के द्वारा कर नहीं जैसे आंदोलन चलाए जाते थे। ये एक अहिंसक आंदोलन होते थे जिसमें सरकार से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को मनवाया जाता था। ठीक है, तो हम अब गांधी जी के और भी दूसरे सत्याग्रहों को डिस्कस कर लेते हैं। गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह का प्रयोग पता ही होगा आप लोगों को, साउथ अफ्रीका में हुआ था। अपने लाइफ का पहला सत्याग्रह का प्रयोग उन्होंने वहां किया था। दूसरा सत्याग्रह का प्रयोग उन्होंने, और भारत में पहले सत्याग्रह का प्रयोग उन्होंने चंपारण में किया था। चंपारण में किया था, 1917 में किया था। 3 कठिया प्रणाली के खिलाफ किया था। अच्छा, 3 कठिया प्रणाली क्या है? 3 कठिया प्रणाली ये है कि अंग्रेजों के द्वारा किसानों को उनके उपजाऊ भाग के 3/11 उपजाऊ भाग के 3/11 भाग पर नील की खेती करने के लिए विवश किया जाता था, जबकि वो उस पर चावल उगाते थे। ठीक है, नील की खेती करने के लिए विवश किया जाता था। परिणामतः 3 कठिया प्रणाली के खिलाफ में चंपारण में आंदोलन हुआ। और क्या क्या था? 1918 टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। उसी समय पे टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, उसी समय पे अहमदाबाद में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी। भूख हड़ताल, पहली भूख हड़ताल की थी उन्होंने मजदूरों के साथ, और उन्होंने अपनी मांगों को मनवाया था। वहीं पे उन्होंने टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी, और वहीं इन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी दिया था। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। ठीक है, याद रहिएगा। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या कहता है? ट्रस्टीशिप का सिद्धांत ये कहता है कि गांधी जी के अनुसार, गांधी जी ये मानते थे कि जो धन है वो संपूर्ण जनता के बीच में 1:1 में डिवाइड होना चाहिए। ये 1 है गरीब और ये 1 है अमीर। अर्थात अमीरों के पास जितना धन है उनको केवल अपने काम भर के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहिए, जो उसकी बेसिक रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनमें इस्तेमाल करना चाहिए, और शेष जो धन है जिसको वो जोड़ रहे हैं उसको उन्हें मजदूरों के बीच में समान रूप से विभाजित कर देना चाहिए। फिर वो चाहे उसको दान के रूप में लगाए, फिर वो चाहे उसको किसी रोजगार देने के रूप में लगाए, मदद के रूप में लगाए, या जैसे भी लगाए। ठीक है, और क्या किया था गांधी जी ने? नॉर्मल 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना करी थी। गांधी जी ने और क्या किया था? असहयोग आंदोलन चलाया था। 1920 1942 भारत छोड़ो। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के युद्ध के लिए प्लासी के युद्ध का नेतृत्व जो हुआ था वह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। 1756 में ये युद्ध लड़ा गया है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में प्लासी के युद्ध को काफी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहां पे से थॉरोली पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ऐसी नीति तैयार की जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी कहा जाता है? हिंदी वालों के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी का मतलब है हड़प नीति। हड़प नीति। अब देखिए, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति आई कब? 1848। ईयर पूछ सकते हैं आपसे, 1848 में आ सकती है। सब कौन कौन से राज्य इसके अंतर्गत गए? सबसे पहला राज्य था सातारा। सातारा, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन? रिदम है, याद कर लो। सातारा, जयपुर, संबलपुर जो कि उड़ीसा में आता था, उड़ीसा के अंतर्गत आता था। इसके बाद आता था बागहाट एरिया, झांसी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी,
झांसी, ठीक है, नागपुर और उदयपुर। ठीक है, आप सीधे याद करेंगे 2-3 बार तो आपको याद हो जाएगा। अच्छा, तो इसके अंतर्गत वो क्या करते थे, हड़प नीति का कंसेप्ट ये था कि अगर कोई भी ऐसे राज्य जिनके पास अपने खुद के वंश नहीं है, यानी कि राजा का बेटा नहीं है, तो दत्तक प्रणाली को इन्होंने किया समाप्त, रानी के राज को किया इन्होंने समाप्त, और इन्होंने उन राज्यों को अपने राज्य के अंतर्गत लेते थे और कहते थे हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आप केवल नाम मात्र के लिए राज्य चलाइए, बाकी सारी चीजें हमसे पूछ कर होंगी। सेना की एक टुकड़ी हमारी रखी जाएगी, खर्चा आप दोगे। ठीक है, ये सब इनको मंजूर नहीं था, झांसी का तभी युद्ध हुआ था। अच्छा, डलहौजी की और कौन कौन सी नीति हैं, आप क्या बता सकते हो? डलहौजी ने अगर देशभक्ति से परे जाके अगर आप बात करें तो डलहौजी ने भारत के लिए बहुत सारी चीजें की। देखिए, इनाम कमीशन लेकर आए वो। इनाम कमीशन के अंतर्गत उन्होंने जमींदारी प्रथा, मतलब जमींदारों को परेशान करके रख दिया था। जो भी ऐसी जागीरें जिसके ऊपर कर नहीं लगता था, जागीर याद रखिएगा, जागीरें जिनके ऊपर कर नहीं लगता था, उसका पता करो और उसको मिलाओ अपने राज्य के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद 1854 की वुड डिस्पैच नीति जो शिक्षा के लिए लेकर आए थे। हालांकि वो अंग्रेजी शिक्षा के लिए लेकर आए थे कि अंग्रेजी पढ़ाना है, लेकिन उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने भारतीयों को भी सेम तरीके से एजुकेट करने की कोशिश की और साथ साथ अंग्रेजों के भी एक समान वो शिक्षा की नीति के पक्ष में थे। भले उनको अपने लिए नौकर चाहिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत काम किया। और क्या, भारतीय रेलवे के जनक थे। 16 अप्रैल 1853, लोग कहते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने रेलवे का इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया, मानते हैं, लेकिन आज अगर रेलवे हम खरीदने जाते तो क्या हमें इतनी आसानी से इतनी बड़ी रेलवे लाइन मिल पाती? 16 अप्रैल को 34 किलोमीटर के लिए थाने से मुंबई के बीच में रेल चली थी। ठीक है, थाने से मुंबई के बीच में रेल चली थी। टेलीग्राम लाइन, टेलीग्राम लाइन आगरा से कलकत्ता के बीच में पहली तार सेवा शुरू की गई थी। ठीक है, इसके बाद एक विशाल तार सेवा को पूरे देश में फैलाया गया था। ठीक है, 1854 पोस्ट ऑफिस एक्ट लेकर आए थे ये। ठीक है, पोस्ट ऑफिस एक्ट लेकर आए थे। अच्छा, इन्हीं के समय पे रूल लेकर आए कि अब जो भी, मतलब कंपनी के अंतर्गत भर्तियां हो रही है अधिकारियों की, उनको सीधी नियुक्ति नहीं होगी, सीधी नियुक्ति नहीं होगी, उसके लिए प्रतियोगी परीक्षा होगी, प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, कंपटीशन जो वाले एग्जाम होते हैं ना, कॉम्पिटिटिव टेस्ट होते हैं जो आपके, जैसे आज अपना यूपीएससी है, उससे ये लेकर आए थे कि भाई अब हम पेपर लेंगे, पेपर में जो पास होगा वो सीधा सीधा हमारे यहाँ पे काम करने के लिए बाध्य होगा। उसके अलावा और क्या लेके आए, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जितने आज आप पीडब्ल्यूडी देख रहे हैं, रेलवेज के अंतर्गत ऑफिसेस अपने अलग अलग देख रहे हैं, ये इन्हीं की ही देन है कि हर चीज का डिपार्टमेंट कर दो और उनकी बिल्डिंग्स वगैरह रेडी करो, उनके काम बांटो। लोक सेवा विभाग जिसके अंतर्गत पेपर होते थे। ठीक है, जो भी अधिकारी भर्ती होकर आएंगे उनको सीधे इसके अंतर्गत रखा गया। आज इन्होंने बहुत सारी चीजें दी, दो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ही काम कर रहे थे, लेकिन इन्होंने भारत के लिए अगर देखा जाए तो देशभक्ति से परे देख के तो इन्होंने बहुत काम किया। अगर ये भारतीय होते तो शायद हमारे लिए और अच्छी बात होती। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क कहा जाता था? आपसे ऑटो वन बिस्मार्क का भारतीय रूप माना गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम भारत का बिस्मार्क कहते हैं। आप जो स्क्रीन पर और भी नेम लिखे हैं वो भी तो कोई ना कोई नाम से जाने जाते थे, क्या आप बता सकते हैं? जवाहरलाल नेहरू, सब जानते हैं, चाचा चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे। महात्मा गांधी, बापू, राष्ट्रपिता थे हमारे, फादर ऑफ नेशन। महात्मा, महात्मा भी इनका टैग था।
रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था इनको, या फिर शायद सुभाष चंद्र बोस। में कंफ्यूज हो रही है, आप चेक कर लेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी, शांति पुरुष, शांति पुरुष। सरदार वल्लभ भाई पटेल, खुद ये लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता था, लौह पुरुष। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार भी इनकी उपाधि थी। अच्छा, अब मैं आपसे अगर और चीजें पूछूं जो थोड़ी कंफ्यूजिंग है। लाला लाजपत राय, क्या कहा जाता था इन्हें? पंजाब केसरी। अगर मैं आपसे पूछूं बिहार केसरी, आंध्र केसरी, ठीक है, और क्या, बंगाल केसरी, आप बता सकेंगे? बिहार केसरी कौन थे? बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। बंगाल केसरी कौन थे? आशुतोष मुखर्जी थे, आशुतोष मुखर्जी। और आंध्र केसरी कौन था? टी प्रकाशम, ठीक है। ये थोड़े कंफ्यूजिंग है, तो आप याद कर रखेंगे इनको। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं देश रत्न कौन है? देश रत्न कौन है, जिन्हें हम अजात शत्रु भी बोलते हैं? कौन है ये देश रत्न अजात शत्रु? राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसके बाद क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं देश प्रिय कौन है? देश प्रिय यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता, यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता। अगर मैं आपसे पूछूं देश बंधु कौन है? देश बंधु बता सकेंगे आप? चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास, ठीक है। और दीन बंधु कौन थे? CF एंड्रयूज, ठीक है, एंड्रयूज, ओके। अच्छा, लोकप्रिय बता सकते हैं आप? देश प्रिय तो बता दिया, लोकप्रिय कौन थे? गोपीनाथ बरदोलोई, गोपीनाथ बरदोलोई। गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इनके नाम पे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1793 में जब बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तो गवर्नर जनरल कौन था? सबको पता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो हमारा मुद्दा ये नहीं है, ये तो सबको पता है। 1793 में स्थायी बंदोबस्त लाया क्यों गया? भू राजस्व की नीतियां, अब अंग्रेजों को चाहिए था पैसा। भू राजस्व की नीति के अंतर्गत 90% यानी कि कुल कर का 9/11 भाग अंग्रेजों को जमींदारों के द्वारा देना होता था, और शेष जो इनका, माफ कीजिएगा, 9/11 नहीं, 10/11, और 1/11 जो भाग होता था शेष यानी कि 10%, वो जमींदार स्वयं रखते थे, ठीक है। जमींदार जो होते थे, कर को लागू क्या कर परसेंटेज होना चाहिए उनके लिए वो फ्री थे, ठीक है, कि कितना भी हम कर लगा लें। इसी के अंतर्गत 3 व्यवस्थाएं आई थी, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, और क्या आई थी? स्थायी बंदोबस्त की सूर्यास्त प्रथा, सूर्यास्त प्रथा। तभी हम इसको अगर अच्छे से डिस्कस करना होगा, पढ़ेंगे, तब इसको थॉरोली हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसको और क्या कहा गया था? स्तमरारी बंदोबस्त, स्तमरारी बंदोबस्त भी कहा गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस अगर आप डिस्कस कर रहे हैं, इन्होंने गिफ्ट माने कि जो अधिकारी होते थे उनके द्वारा लिए जाने वाले जो गिफ्ट्स होते थे उसकी प्रथा को समाप्त कर दिया था। अपने स्वतंत्र जो व्यापार थे उनको भी करने से इन्होंने मतलब मनाही लगवा दी थी। हर विभाग के अंतर्गत इन्होंने, मतलब पहले जो गांव में क्या होता था, जमींदार और पंचायत ही वहां की क्या होती थी, पुलिस होती थी, लेकिन वहां पे ये सब समाप्त करते हुए हर जगह पे एक चौकी की व्यवस्था करी और वहां पे एक दरोगा बिठा दिया, ठीक है। कॉर्नवालिस कोड लेकर आए ये, कॉर्नवालिस कोड लेकर आए। वॉरेन हेस्टिंग ने जिस प्रकार की कोर्ट की स्थापना की थी उसको समाप्त करते हुए 4 भ्रमण करने वाली कोर्ट रखी, बंगाल, मद्रास, मुंबई। अगर यहाँ के लोग एग्री होते थे तो वो
कैलकटा, जो कि कैलकटा था हमारा, वहाँ पे एक हेड कोर्ट होती थी। ठीक है, तो अगर यहाँ के लोग एग्री होते थे तब बड़ा मुद्दा जो आज का सुप्रीम कोर्ट है वो कैलकटा जाता था, वहीं पे पूरे वो सुनी जाती थी जितनी भी अगर कोई मामले हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब की गई? तो सही आंसर इन्होंने कहा है अहमदाबाद में कब की गई, 1861 में। और वैसे सूती मिल के कपड़े की स्थापना कब की गई है अगर मैं आपसे पूछूं तो 1818 ईस्वी में कैलकाटा में फोर्ट ग्लास्टर नाम की जगह जो थी, वहां पे फोर्ट ग्लास्टर नाम की जो जगह थी वहां पर सबसे पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना की गई, जो कि फेल हो गई थी। ठीक है, उसके बाद 1854 में कवास जी डावर, ये नाम आपको नहीं भूलना है, कवास जी डावर, इन्होंने सबसे पहली सूती कपड़ा मिल जो सफल थी उसकी स्थापना करी, कहाँ? मुंबई में। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि अहमदाबाद, अहमदाबाद को क्या कहा जाता है, क्या टैग है इसको सूती कपड़ा मिलों के नाम से? तो इसको बोस्टन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, बोस्टन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सूती कपड़ा मिलों की राजधानी क्या है, सूती कपड़ा मिलों की राजधानी क्या है, तो आप बता सकेंगे? मुंबई है, मुंबई है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैनचेस्टर ऑफ, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया क्या है? मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया हमारा है कानपुर। और मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया क्या है? कोयम्बटूर। ठीक है, ये आप बताएंगे। अच्छा अगर मैं इंडस्ट्रीज की ही बात कर रही हूँ तो मैं और दूसरी इंडस्ट्रीज के भी बारे में डिस्कस करती हूँ। आयरन इंडस्ट्री, आयरन स्टील वर्क्स जो है सबसे पहला कहाँ लगाया गया था? 1874 में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में इसका स्थापना किया गया था, बंगाल आयरन वर्क्स के नाम से। बाद में 1907 में, बाद में 1907 में बिहार के स्वर्ण रेखा नदी के पास जमशेदजी टाटा, जमशेदजी टाटा के द्वारा टाटा नगर की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगर मैं आपसे फेमस आयरन वर्क्स हैं तो उनके लिए बात करूं तो आप बता सकेंगे? भिलाई, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो अपनी होती है 1955 में, भिलाई, भिलाई की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? यूएसएसआर, सोवियत उस समय का। ठीक है, दुर्गापुर, दुर्गापुर की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से हुई थी। और राउरकेला, राउरकेला की स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुई थी। ठीक है, इसको याद करने की हृदय में, सोवियत संघ, रूस हमेशा से हमारा फ्रेंड रहा है तो उसने हमारे साथ भलाई की। ब्रिटेन ने हमें बहुत लूटा, बहुत लूटा, तो उसने दुर्गा जी के डर से हमारे लिए कैट लगा दिया। जर्मनी, जर्मनी से राहुल हमारे लिए किले लेकर आया, राउरकेला। ठीक है, इसको इस तरह याद करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं सीमेंट इंडस्ट्री, और भी इंडस्ट्रीज है ना फेमस, अगर हम सीमेंट इंडस्ट्री की आपसे बात करें तो 1904 में सबसे पहली, 1904 में सबसे पहले मद्रास में एक सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई जो कि असफल थी। बाद में 1912-13 में सफल इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। अगर मैं आपसे यहाँ पे 1912 और 1913 की बात कर रही थी, ठीक है, 1912, 1913, तो पोरबंदर, पोरबंदर गुजरात में इसके लिए एक सफल इंडस्ट्री बाद में लगाई गई थी। चीनी उद्योग की बात करें अगर तो चीनी उद्योग, चीनी उद्योग सबसे पहला कहाँ लगाया गया? 1903 बिहार में इसकी मिल की स्थापना की गई थी। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री बता सकेंगे क्या आप? एल्यूमिनियम इंडस्ट्री अगर मैं बात करूं आपसे 1937 में आसनसोल, आसनसोल, ठीक है, जेके नगर भी कह सकते हैं, या फिर आसनसोल जेके नगर पश्चिम बंगाल में एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। अच्छा, और अगर मैं आपसे
कागज इंडस्ट्री की बात करूँ, पेपर इंडस्ट्री, ठीक है, तो सबसे सफल पेपर इंडस्ट्री कहाँ लगाई गई थी? 1879 लखनऊ। ठीक है, तो जहां तक है मैंने सारी ही इंडस्ट्रीज को आपसे डिस्कस कर लिया होगा। अमूमन जितनी मेन है हमने सब डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा है? वही जिन्होंने हमारे लिए वंदे मातरम लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक थी आनंद मठ, इसी से हमने वंदे मातरम लिया था। अच्छा, देवी चौधरानी, देवी चौधरानी भी इन्हीं की देन है। सबसे पहला वंदे मातरम 1896 में गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। रहमतुल्लाह सियानी, रहमतुल्लाह सियानी उसके अध्यक्ष थे जब ये गाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने जब जनगण मन दिया 1911 के अधिवेशन में दिया था, ये कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, जब रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना जनगण मन प्रस्तुत किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शस्त्र अधिनियम कब आया था? शस्त्र अधिनियम वो वाले की बात नहीं कर रहे हैं जो लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था, ये है वर्तमान काल स्वतंत्रता के बाद आया हुआ भारतीय शस्त्र अधिनियम, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने घर में जो घातक हथियार रखते हैं, जैसे कि तलवार रखते हैं, गन रखते हैं, तो उनके लिए उनको लाइसेंस रखना होगा। उसके बाद अगर शस्त्र अधिनियम की बात हो रही है तो क्या बता सकते हो? विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की अगर मैं आपसे बात करूं, ये कब आया? 1908 में ये अधिनियम आया। नागरिक सुरक्षा अधिनियम, नागरिक सुरक्षा अधिनियम कब आया? ये 1968 में आया। अच्छा, और भी इंपॉर्टेंट अधिनियम पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक्स का एक फेवरेट अधिनियम है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, लॉटरी विनियमन अधिनियम, लॉटरी विनियमन अधिनियम बता सकते हैं कब आया? 1998 में ये लेकर आया गया, जिसके अंदर ये जो अपन पढ़ते हैं ना बम्पर लकी ड्रॉ, उसकी धारा 2 के ए के तहत इसमें बम्पर लकी ड्रॉ को परिभाषित किया गया है। ठीक है, अच्छा, भारतीय जब लॉटरी अधिनियम हमको क्या बोलता है? केंद्र सरकार भारतीय लॉटरी का जो संचालन होगा ना, उसके लिए स्टैंडर्ड, भाई लॉटरी गलत नहीं बताई उन्होंने, लेकिन स्टैंडर्ड उसके लिए मानस लगा दिए कि किन स्टैंडर्ड्स पे होगा, किस प्रकार के करारोपण भी किए जाएंगे। अच्छा, और हम इम्पोर्टेंट कुछ अधिनियम कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे जितनी सुरक्षा सेना है, फिर चाहे वो ITBP, असम राइफल्स और भी है, तो वो किस अधिनियम के तहत आई? याद रखिएगा, मैं स्थापना नहीं बता रही हूँ, मैं आपको वो अधिनियम बता रही हूँ जिसके तहत इनकी स्थापना हुई। असम राइफल्स की स्थापना 2006 में आए अधिनियम के अंतर्गत आई है। ठीक है, CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 1968 में आए अधिनियम के तहत हुई। हम इनकी स्थापना तो पढ़ते हैं, इनके अधिनियम भी अब देख लीजिए। ठीक है, हो सकता है कोई पेपर में आ जाए। CRPF 1949, ITBP किसके अंतर्गत आया था? 1992। ठीक है, अब BSF भी CISF के ही अंतर्गत इसी एक्ट के तहत 1968 में लाया गया था। SSB 2007 SSB लाया गया। NSG 1986 में इसका अधिनियम आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, जब थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स। इसी के ही विरोध में वॉरेन हेस्टिंग अपना इस्तीफा देकर चले गए थे। बाद में उनके ऊपर महाअभियोग लगाया गया, जिसके बाद वो बरी भी हो गए थे। गवर्नर जनरल हमारे वॉरेन हेस्टिंग थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की जगह पे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया था। तो हम वॉरेन हेस्टिंग को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। एक नॉर्मली क्लैरिकल ड्यूटी करने हुए ये आए थे और बाद में इनको बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इनके समय पे आया था। और क्या आया था? अच्छा,
1781 में पहला मदरसा ब्रिटिश के आने के बाद इसके अंतर्गत स्थापना हुई थी। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। ठीक है, अच्छा, और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अगर हम इनके समय की डिस्कस करें, 1782 के अंतर्गत हुई सालबाई की संधि। सालबाई की संधि जो कि आंग्ल मराठा युद्ध के तहत हुई थी। इसके अलावा और क्या हुआ था? मंगलोर की संधि जो कि आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत हुई थी। अच्छा, सालबाई की जो संधि थी ना, वो मराठों के पक्ष में हुई थी। ये एक अकेली ऐसी संधि है जिसमें मराठों ने इसकी सारी शर्तों को तय किया था। इसके बाद इनको लगा था कि मराठों को हराना इतना आसान है नहीं। ठीक है, इनका बहुत अच्छा पैठ थी। वॉरेन हेस्टिंग और क्यों जाने जाते हैं? रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी के लिए जाने जाते हैं। रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी, ठीक है, ये इन्हीं की नीति थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में कितने प्रतिनिधि बॉम्बे में आए थे? 72 प्रतिनिधि कुछ बॉम्बे में मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट के एक क्षेत्रीय नाम के रूप में नहीं जाना जाता? पूर्वी तट की बात की जा रही है, आप यहाँ पे याद रखेंगे सारे तटों के नाम है। अगर हम प्रायद्वीपीय भारत को देखें, उनको कुछ आपको भारत का निचला एरिया ऐसा होगा, ये हमारा प्यारा भारत, एज्यूम कर लीजिए हमारा प्यारा भारत। ठीक है, अगर मैं इसके तटीय भागों को डिवाइड करूं, जैसे इस पे पूर्वी भाग पूछा गया है, ठीक है, तो अगर आप नीचे से चलते हैं, पकड़िए ये कन्याकुमारी है, सपोज करिए कन्याकुमारी है, ठीक है, तो अगर आप यहाँ आएंगे, अगर आप इतने तक के क्षेत्र को देखेंगे, कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक का क्षेत्र, तो ये कहलाता है कोरोमंडल रीजन। कोरोमंडल रीजन। अगर हम कृष्णा टू गोदावरी तक का क्षेत्र देखते हैं, तो वो रीजन कहलाता है हमारा गोलकुंडा। और हम गोदावरी से लेकर पूरा ये उड़ीसा तट देखते, उत्कल तट, तो ये उत्कल तट कहलाता है। और भाषा में इसको कहा जाता है उत्तरी सरकार। तो ये हमारा हो गया पूर्वी तट। अब हम आते हैं अपने पश्चिमी तट पे। तो आप गुजरात से शुरू करो। पूरा गुजरात की कोस्टल लाइन कहलाती है गुजरात तट। गुजरात तट, गुजरात से लेकर गोवा तक का क्षेत्र, सपोज करिए यहाँ गोवा है, गोवा तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? कोंकण एरिया। कोंकण एरिया कहलाता है। अब गोवा से लेकर कर्नाटका तक का एरिया, कर्नाटका तक का एरिया, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा कैनरा तट। और कर्नाटक से लेकर हमारा पूरा ये नीचे तक का क्षेत्र कहलाता है मालाबार। ठीक है, अगर आप अब यहाँ पे देखें कि तमिलनाडु तट तो ये है ही, नीचे कन्याकुमारी का पूरा क्षेत्र है तमिलनाडु तट। उसके बाद यहाँ तक कृष्णा नदी तक का क्षेत्र कहलाता है हमारा कोरोमंडल रीजन। कोरोमंडल के यहाँ का क्षेत्र कहलाता है गोलकुंडा रीजन। और ये हमारा है पूरा उत्तरी सरकार यानी कि उत्कल तट। तो अब ये मालाबार तट ही एक इकलौता रह गया है जो हमारा पश्चिमी तट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? गुप्ताद के काल में इसका लौह स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, हमने इसको एंशियंट हिस्ट्री के जो CHSL के क्वेश्चन है इसको थॉरोली डिस्कस किया था, वहां से इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोका आंदोलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? तो सतगुरु राम सिंह। सतगुरु राम सिंह का नाम जाना जाता है कोका आंदोलन के लिए। पंजाब में किया गया ये एक आंदोलन था। ठीक है, पंजाब में हुआ ये एक आंदोलन था। इनको अन्य नाम क्या जाना जाता है? भगत जवाहर मल भी आप किसी किसी किताबों में देखेंगे। ठीक है, अगर मैं डिस्कस करूं आपसे और दूसरे, संथाल आंदोलन, सिद्धू कानू, सिद्धू कानू का नाम बेसिकली जाना जाता है, उन्हीं के द्वारा किया गया था। बंगाल क्षेत्र, बिहार क्षेत्र में किया गया ये आंदोलन था। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं मुंडा, चलिए मुंडा एक डिस्कस कर लेते हैं। बिरसा मुंडा, ठीक है, बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया ये आंदोलन झारखंड छोटा नागपुर का पठार इलाका कहलाता था।
अहोम विद्रोह और कोल विद्रोह एक ही आदमी के द्वारा किया गया। अहोम विद्रोह, कोल विद्रोह एक ही आदमी के द्वारा किया गया था। गोमधर कुंवर, गोमधर कुंवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों की निम्नलिखित में से किस मांग के विरुद्ध एक अहिंसक अभियान चलाया था? खेड़ा गुजरात के आंदोलन की बात कर रही है, आंदोलन उच्च भू राजस्व दर। देखिए हुआ ये था कि गुजरात में होती थी बांस की खेती, जिससे माफ कीजिएगा, बांस की खेती नहीं, कॉटन, सूती वस्त्रों के लिए ये कपास उगाते थे। ठीक है, अंग्रेज क्या करते थे कि पहले तो हमसे रॉ मटेरियल ले लेते थे, लेकिन जो लोग रॉ मटेरियल नहीं दे पाते थे, अच्छी खेती कर पा रहे थे, तो उनसे वो पैसे भी लेते थे, नगद। अब क्या हुआ कि उस साल उतनी अच्छी बारिश हुई नहीं, तो खेती अच्छी हुई नहीं, तो वर्ल्ड वाइड यानी कि ब्रिटेन में भी सरकार ने उस साल टैक्स जो थे उनकी दरों को गिराया था, दरों को गिरा दिया था। उन्होंने दरें नहीं बढ़ाई, लेकिन उसके मतलब कहना चाहिए अपोजिट जाके हमारे यहाँ पे जो ब्रिटिश रूल था, उन्होंने हमारे यहाँ की जो दरें थी उनको इंक्रीज कर दिया। यहाँ तो पैसे ही नहीं है देने के लिए, जो आपने दर पहले भी लगा रखी है उस पे भी आप दर बढ़ा रहे हो। तो इस उच्च भू राजस्व दर के विरुद्ध में खेड़ा गुजरात में कर नहीं आंदोलन चलाया गया था, पाटीदार किसानों ने। ठीक है, पाटीदार समाज के द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में मुद्रित सूती वस्त्रों और चिन्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया। दिलचस्प बात है कि कैलिको अधिनियम। देखिए कैलिको अधिनियम आया था 1720 में। क्या कहता था? भारतीय जो कपड़े होते थे, भारतीय जो सूती वस्त्र थे, उनको ब्रिटेन में जाने से रोकने के लिए ये कैलिको अधिनियम आया था। जो रेशमी वस्त्र थे उनका बेसिक उद्योग होता था ढाका और आज के वर्तमान के पश्चिम बंगाल में। ठीक है, जब अंग्रेजों का वहां पे शासन आया कलकत्ता में प्लासी के युद्ध के बाद और बक्सर के युद्ध के बाद, तो उन्होंने वहां पे जो भी मिल्स थी उनको अपने लेवल पर ले जाकर अच्छी ऊंची ऊंची दरें लगा दी, सब कर दी, अपने लेवल पर लाके उनको तोड़ दिया। लेकिन भारतीय जो सूती वस्त्र थे उनकी डिमांड्स काफी अधिक होती थी, क्योंकि मतलब बनाने का तरीका भी एक अपना होता है। तो बने बनाए कपड़ों की मांग को तोड़ने के लिए ये कैलिको अधिनियम लाया था। आपको ये नाम नहीं भूलना है, कैलिको अधिनियम। कल को आपसे पूछा जा सकता है कि अगर इस तरह सूती वस्त्रों को भारत से ब्रिटेन जाने के रोकने के लिए कौन सा अधिनियम था, तो ये कैलिको अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईसाई धर्म में धर्मांतरण को आसान बनाने के लिए भारत में कानून कब आया? 1850 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1929 में खालिस्तान की अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की को औपचारिक रूप दिया था। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग को कब एक्सेप्ट किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में 1929 में लाहौर अधिवेशन में। स्क्रीन पर और भी नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, और उससे भी इंपॉर्टेंट है 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। महात्मा गांधी जी ने नाम सजेस्ट किया था पट्टाभी सीतारमैया, उनको हराकर इन्होंने त्रिपुरी कांग्रेस की अध्यक्षता को पाया था। जवाहरलाल नेहरू जी के 1929 के लाहौर अधिवेशन के अलावा एक और अधिवेशन है इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे आप, 1937 फैजपुर का अधिवेशन। फैजपुर का अधिवेशन गांव में आयोजित पहला अधिवेशन था, यह गांव में हुआ पहला अधिवेशन था। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, ठीक है, इनका भी एक इम्पोर्टेंट अधिवेशन है 1931 का। ठीक है, कराची अधिवेशन मौलिक अधिकारों की मांग को स्वीकारा था, मौलिक अधिकारों की फंडामेंटल राइट्स को स्वीकारा था। ठीक है, महात्मा गांधी जी एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 का बेलगांव का अधिवेशन, 1924 का बेलगांव का अधिवेशन, उसके बाद इन्होंने अध्यक्षता छोड़ दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाटक में हेमा जी ने कहा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, नारा किसने दिया? ये दिया था बाल गंगाधर तिलक, वैलेंटाइन शिरोल। वैलेंटाइन शिरोल या कई लोग चिरोल भी बोलते हैं। तो वैलेंटाइन शिरोल ने इनको भारतीय अशांति का जनक कहा था, भारतीय अशांति का जनक कहा था। 1893 में
सबसे पहले स्वराज शब्द का इस्तेमाल इन्होंने ही किया, यही लेकर आए थे स्वराज शब्द। 1916 में स्थापित किया गया होम रूल लीग, इन्होंने स्थापित करने में भूमिका निभाई थी। पुणे में स्थापित किया गया था इनका होम रूल लीग। एनी बेसेंट ने जो स्थापित किया था वो मद्रास में था, जिसके सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल। जॉर्ज अरुंडेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 अगस्त सन कितने में मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी दे दी? बैटल ऑफ बक्सर के बाद। 1765 इसका वैसे सही आंसर है, लेकिन आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। 1764 बैटल ऑफ बक्सर, पता होगा आपको। हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजों की तरफ से इसमें युद्ध लड़ा था। हेक्टर मुनरो ने इसमें अंग्रेजों की तरफ से युद्ध लड़ा था, अंग्रेज जीत गए। तब उसके बाद संधियां हुई थी। युद्ध में कौन कौन थे? दिल्ली के बादशाह शाह आलम दो, शाह आलम दो, ठीक है। अवध का नवाब शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला, और कौन था? अवध, ठीक है। और कौन था? मीर कासिम। तो युद्ध जब समाप्त हुआ, ये लोग हार गए तो मीर कासिम भाग गया, बच गए ये दो इंपॉर्टेंट लोग। तो इनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया और मुक्त करने के लिए इन्होंने करवाई संधियां। तो जो संधियां हुई वो 2 संधियां थी, इलाहाबाद की संधियां, इलाहाबाद की संधियां 2 संधियां हुई थी। एक संधि हुई थी, जो ये पहली संधि थी 12 अगस्त 1765 की, ये हुई थी मुगल सम्राट शाह आलम दो के साथ। इसमें अंग्रेजों ने क्या बनवाया? इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक की दीवानी खुद के लिए लिखवा ली। बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी बन गए। कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र जो था, अवध से लेकर दिल्ली के सम्राट को दे दिया गया, दिल्ली के राजा को दे दिया गया, ठीक है। 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन, 26 लाख की वार्षिक पेंशन, 53 लाख रुपए हजामती खर्च के लिए, वार्षिक हजामती खर्चों के लिए वार्षिक, ये अंग्रेजी सरकार ने इन्हें देना तय किया, ठीक है। और अवध के साथ कौन सी संधि हुई? 16 अगस्त 1765 अवध के साथ दूसरी इलाहाबाद की संधि हुई। क्या तय हुआ? 50 लाख रुपए का इनके ऊपर जुर्माना लगाया पहले तो इन्होंने। दूसरा क्या हुआ? कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र के बदले इनको पूरा अवध लौटाया गया, और शर्त ये रखी गई कि अवध में आपका जो शासन होगा वो अंग्रेजी सरकार के अंडर रहकर आप शासन करेंगे। किसी भी तरह के दीवानी मामले जो होंगे और फौजदारी मामले जो होंगे वो सारे हमारे डिसीजंस के बगैर नहीं तय किए जाएंगे। एक सेना की टुकड़ी आपको हमारी रखनी होगी, खर्चा आप देंगे। सेम इन्होंने दिल्ली के साथ भी किया, एक सेना की टुकड़ी दिल्ली में रखना बाध्य था, खर्चा राजा देगा, ठीक है। इसके अलावा और अवध के ऊपर क्या किया गया? धार्मिक मामले खुद तय कर सकते हो आप किस तरह के धर्म की चीजें करनी है, लेकिन विदेशी मामले, सैन्य मामले, कर संबंधी मामले, ये जो होंगे अंग्रेजी सेनाएं तय करेंगी। अगर आपके ऊपर कोई आक्रमण करता है तो अंग्रेजी सेना आपको सपोर्ट करेगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान ईस्ट इंडिया कंपनी, खालिस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर पाया, जिससे इन्होंने पूर्व के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार पाया। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ये चार्टर मिला, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन। बारडोली आंदोलन कब हुआ? 1928 में बारडोली आंदोलन किया गया था, ठीक है, जिसकी सफलता के पश्चात बारडोली की महिलाओं की तरफ से सरदार की उपाधि जो थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी महात्मा गांधी द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 का लखनऊ पैक्ट साइन किया गया था। लखनऊ अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल के बीच में भी
गरम और नरम दल के बीच में भी समझौते हुए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य में भी समझौता हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, बताइए, बता सकते हैं? इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान के तहत 1813 से 1823 तक कोई गवर्नर जनरल था। सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की कि अब कंपनी दावा करती है कि उसकी सत्ता ही सर्वोच्च या सर्वोपरि है, इसलिए उसकी शक्ति भारतीय राज्यों से क्योंकि अधिक है। लॉर्ड हेस्टिंग, आपको ये ठीक है स्लोगन दिया, अलग बात है, आपके सामने ये टेन्योर दिया हुआ है। आपको हर लॉर्ड्स की टेन्योर ज़बानी याद होना चाहिए। अगर आपको टेन्योर याद होगा तो आप बहुत आसानी से चीज़ों का आंसर कर सकेंगे कि कौन सी संधि कब हुई। अगर आपके सामने संधि का ईयर दिया हुआ है तो आप आसानी से पकड़ लेंगे कि कौन से लॉर्ड, कौन से गवर्नर जनरल या कौन से वायसराय के अंतर्गत ये संधि हुई है। ठीक है, तो जैसे मैं ये बता सक रही हूँ कि 1813 से 1823 लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा ये बात कही गई है। हम और लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय की बात कर लेते हैं। 1816 अगर मैं आपसे बोलूं आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके तहत हुई थी संगोली की संधि, संगोली की संधि। ठीक है, अमर सिंह थापा का, अमर सिंह थापा का समर्पण। देखिए इतने नाम मैं आपसे क्यों बोल रही हूँ, कोई एक नाम भी अगर आपको याद रह गया तो पेपर में पूरा स्टेटमेंट आया तो आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा, बस इतना ही कारण है। वरना मैं सीधा लिख सकती हूँ आंग्ल नेपाल युद्ध या फिर संगोली की संधि। ठीक है, 1816 आपको याद रखना है। अगर आप ये याद रखोगे टेन्यूर का तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। 1822 का पहला टेनेंसी एक्ट, 1822 बोला है मैंने, 1823 तक इनका शासन था, यानी कि ये भी लॉर्ड हेस्टिंग्स का ही काम था, इनकी सहायता में लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से संबंध में सही है, सही है पूछा गया है। सवार सेना या मस्कट सेना, तो ये दोनों ही इनके शासनकाल में होती थी। घोड़ों पर सवार सेना भी होती थी और एक पैदल सेना जिसके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक जिसको मस्कट कहा जाता था। ये आप टर्मिनोलॉजी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सहायक, माफ कीजिएगा, महात्मा गांधी ने अचानक असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जब खालिस्तान में किसानों की भीड़ ने चौरी चौरा में एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी। फरवरी 1922 की बात है। देखिए हम इसको अच्छे से थॉरोली डिस्कस कर लेते हैं। 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। ठीक है, 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा में आग लगी। आग लगी की बात हो रही है ना अगर, तो 5 फरवरी में आग लगी जिसको देखते हुए एक ये हिंसक आंदोलन था। गांधी जी सदैव कहते थे कि अगर कोई भी गतिविधि देशव्यापी चलाई जा रही है तो फिर देश भर में उसके पैरेलल में और कोई गतिविधि मत चलाइए, अलग से कोई भी हिंसक गतिविधि मत करिए। तो इसकी वजह से गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को रद्द कर दिया था, बंद कर दिया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन को डिस्कस करें अगर, नागपुर के अधिवेशन में इसको पुष्टि मिली। एक नाम आप याद रखेंगे, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, अरुणा आसफ अली। 1920 में नागपुर के अधिवेशन में ध्वज फहराए जाने के लिए ये जानी जाती है। मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना सबसे पहले इनको गिरफ्तार किया गया था असहयोग आंदोलन के तहत। ठीक है, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल ये खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को मिलाए जाने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए ये लोग हट गए थे, हट गए थे। फिर उसके बाद ये तो गिरफ्तार होने के गुस्से की वजह से हट गए थे, तो हम पक्ष में नहीं, ऊपर से हमको गिरफ्तार भी कर लिया। एनी बेसेंट पक्ष में नहीं थी, उन्होंने कहा था कि हम स्वराज्य की मांग को भी रख रहे हैं तो हम असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन क्यों लेकर आए, और सेम विपिन चंद्रपाल का भी कहना था, इसलिए ये हट गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान के शासन में निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी थी? श्रीरंगपट्टनम इनकी राजधानी थी। ठीक है, जहां इन्होंने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था और जैकोबियन क्लब के ये सदस्य बने थे। अगर हम पूरे आंग्ल मैसूर युद्ध को डिस्कस करते हैं, ठीक है,
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, और फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। जो फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769, यानी कि 1767 से 1769 के बीच में हुआ था। इसके तहत कौन सी संधि हुई? मद्रास की संधि हुई थी। उस समय पे कौन था हमारा गवर्नर? बरेलास था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 मंगलौर की संधि के तहत यह समाप्त हुआ। उस समय कौन था? उस समय थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792, ये हुआ श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। उस समय कौन था? कॉर्नवालिस, ठीक है, कॉर्नवालिस। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। अब कुछ बचा ही नहीं संधि के तहत, टीपू सुल्तान को मार दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान में अंग्रेजों द्वारा अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई थी। अवध पर लगाई जाने वाली सहायक संधि का ईयर पूछा गया है 1801। हम बहुत अच्छे से सहायक संधि को डिस्कस करते हैं। सहायक संधि अंग्रेजों में लाई किसके द्वारा गई थी? सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाई गई थी। सहायक संधि के तहत सौदा करने वाला पहला राज्य कौन था? 1798 में था हैदराबाद के द्वारा पहली सहायक संधि की गई थी। अब आपसे अगर अवध का ईयर पूछा गया है तो औरों के भी ईयर पूछे जा सकते हैं। आपको साउथ से शुरू करना है। सबसे पहले हैदराबाद ने करी, उसके बाद मैसूर। अब भी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि टीपू सुल्तान मारा गया, तो इसी नीति के तहत इसको अंदर किया गया था। मैसूर और तंजौर, आपको ईयर याद रखोगे आपको बहुत आसानी होगी। 1799 टीपू सुल्तान मारा गया, 1799 में मैसूर, उसके साथ साथ तंजौर साउथ का ही एक स्टेट है, तो इनको मिला लिया गया। ठीक है, अवध आपको पता ही चल गया, बड़ा स्टेट, 1801 में इनको मिलाया गया। अब पेशवा, अब आप ऊपर आइए धीरे धीरे। पेशवा 1802 पेशवाओं ने इनके साथ सहायक संधि की। अब जब पेशवा आ गए तो और भी मराठी आएंगे इनके अंदर, बरार और भोसले। आपको नीचे से, ये जो डेक्कन एरिया था ना हमारा, प्रायद्वीपीय भारत था, उसमें नीचे से ऊपर की ओर जाना है। महाराष्ट्र, पेशवा क्षेत्र महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो सबसे पहले इनको लेंगे। इसके बाद बरार और भोसले क्षेत्र, आज का वर्तमान के मैं मध्य प्रदेश अगर देखूं, हमारा अगर मध्य प्रदेश का निचला भाग है, तो बरार क्षेत्र कुछ यहाँ था, नागपुर से कनेक्ट होते हुए बुरहानपुर एरिया जो था, यहाँ पे अगर कनेक्ट करें आप, पश्चिम दक्षिण मध्य प्रदेश का एरिया। ठीक है, तो वो इसके अंतर्गत आया। उसके बाद सिंधिया, बरार और भोसले, इन्होंने कौन से 1803 में, और 1804 में सिंधिया, ग्वालियर, ऊपर आती जाइए, ग्वालियर। आपने अगर एक चीज ये नोटिस की है कि मैंने सिंधिया का नाम लिया, पेशवा का नाम लिया, बरार और भोसले का भी नाम लिया, लेकिन मैंने होलकर्स का नहीं लिया। होलकर्स का नहीं लिया क्यों? इन्होंने सहायक संधि नहीं की थी, ये स्पेशली मेंशन्ड है। होलकर्स ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्वालियर ने 1804 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल पूछे गए हैं आपसे, आप बता लेंगे, वॉरेन हेस्टिंग। अगर मैं आपसे पूछूं पहला वायसराय, लॉर्ड कैनिंग। अगर मैं आपसे पूछूं भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का बता लेंगे आप? बेंटिक। ये थे अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं स्वतंत्र भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल बता लेंगे आप? माउंटबेटन। ये हमारा अंतिम वायसराय भी था, अंतिम वायसराय।
अच्छा, और अगर मैं पूछूं पहला भारतीय जो हमारा गवर्नर जनरल बना, श्रीराज गोपालाचारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1905 बंगाल विभाजन से पहले बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। इसके अंतर्गत क्या क्या आता था? बिहार और उड़ीसा दोनों आते थे। बंगाल विभाजन के तहत सबसे पहला हुआ था पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में विभाजन। आज का जो बांग्लादेश है वो होता था हमारा पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल जो आज भी हमारे पास है। उसके बाद बटा 1912 और बना क्या? बिहार। उसके बाद बटा 1936 में और क्या बना? उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान में मुस्लिम लीग ने देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों के मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव रखा। 1940 में पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, लाहौर अधिवेशन के तहत ये पाकिस्तान की मांग को रखा गया। अगर मैं आपसे पूछूं पाकिस्तान नाम का जन्मदाता कौन है? चौधरी रहमत अली। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका प्रारूप कौन बनाया था, भाई कोई एक बनाना पड़ेगी ना फाइल जिसको रखेंगे। सिकंदर हयात खान। और इसको प्रस्तुत किसने किया था? पैरवी किसने की थी इसकी? फजल उल हक। ठीक है, बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान ईयर में अम्बेडकर ने एक मंदिर प्रवेश आंदोलन को शुरू किया था जिसमें महार जाति के लोगों ने भाग लिया था। महार एक तत्कालीन साहित्य दलित समाज जाना जाता था। मंदिरों में प्रवेश इनको मनाही होती थी। 1927 में इसको प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। पिट्स इंडिया एक्ट का आपसे ईयर पूछा गया है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है। क्या खासियत थी इसकी? इन्होंने वाणिज्यिक और राजनीतिक दोनों ही कार्यों में अंतर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 साल के सशस्त्र आदिवासी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अल्लूरी सीताराम राजू को कब गिरफ्तार कर लिया गया था? तो ये सही आंसर इसका आपकी स्क्रीन पर वही 1924। गांधी जी की आयु पूछी गई है। अगर आपको गांधी जी का डीओबी पता होगा, 2 अक्टूबर 1869 ये उनका डीओबी है, तो आप आसानी से बता सकेंगे। 1915 आपके सामने मेंशन है, तो सीधे सीधे आपकी डीओबी का टेस्ट है। आपसे ये नहीं पूछा जा रहा कि आप उनके उम्र याद करिए कि कब कौन सी उम्र में इन्होंने काम किया। आपको डीओबी पता है, बहुत बेसिक चीज थी, आप बता सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंतर्गत किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा त्यागी गई थी। सर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि। और किसने किसने अपनी उपाधियों को त्यागा था? जमनालाल बजाज। इनको गांधी जी का 5वां बेटा कहा जाता था। ठीक है, गांधी जी इनको अपना बेटा मानते थे। राय बहादुर की उपाधि को इन्होंने त्याग दिया था। महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी जी जब अफ्रीका से वापस आए थे तो केसर-ए-हिंद की उपाधि मिली थी। केसर-ए-हिंद, जिसको इन्होंने त्याग दिया था। अच्छा, स्क्रीन पर और अच्छे अच्छे नाम दिए हुए आपसे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को क्या कहते हैं आप? बिन ताज का बादशाह। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को क्यों जाना जाता है? पहले भारतीय थे जिन्होंने सिविल सर्विसेज को पास किया था। ठीक है, अच्छा, और क्या इनकी कुछ किताबें बता सकते हो आप? बंगाली अ नेशन इन मेकिंग, चलिए। और दादा भाई नौरोजी, पहले बदरुद्दीन तैयब जी को डिस्कस कर लेते हैं। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष, इनको कहा जाता है। कौन सा अधिवेशन था ये? मद्रास अधिवेशन था। मद्रास अधिवेशन के अंतर्गत इसको माना जाता है
माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, मद्रास अधिवेशन के तहत इन्होंने अध्यक्षता की थी। अगर मैं दादा भाई नौरोजी की बात करूं, क्यों फेमस है ये दादा भाई नौरोजी? 1906 में आए, कलकत्ता अधिवेशन, स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया, स्वराज शब्द का प्रयोग किया। और क्यों फेमस है? धन के निष्कासन का सिद्धांत, नौरोजी दत्त और वाचा, नौरोजी दत्त और वाचा दोनों का मिलाकर लाया गया धन निष्कासन का सिद्धांत, जिसको इन्होंने कहाँ पे मेंशन किया है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इन्होंने मेंशन किया है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस तरह हमारा ये वीडियो फिनिश होता है। उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को पसंद करेंगे, तो पढ़ते रहिए और करंट मुद्दे परिवार के साथ बने रहिए।